तो ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में एक टॉपिक आया जिसका नाम है द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ 21st सेंचुरी एंड इट हैज वारंटेड द नेवीज राइजिंग प्रोफाइल इन इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन लैंडस्केप। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरीके से जो रोल है इंडियन नेवी का वो 21st सेंचुरी में चेंज हो गया है और क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इंडियन नेवी का एंड द मेन ड्राइवर्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या क्या मेन ड्राइवर्स है, क्यों ये हो रहा है। फर्दर एक्सेस द हिस्टोरिकल एंड करंट चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन नेवी इन दिस कंटेक्स्ट। क्वेश्चन बहुत आसान है, वो पूछ रहा है किस तरीके से इंडियन ओशन जो कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी कार्गो को हैंडल कर रहा है, कितना 2/3 ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी कार्गो को हैंडल कर रहा है। इंडियन ओशन जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है दुनिया में, क्या है, वन ऑफ द बिजिएस्ट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज होम टू 2.7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। It connects the 23 countries of the world, spanning across three continents, Asia, Africa and Australia. तो उस इंडियन ओशन में इंडियन नेवी का क्या रोल है, फर्दर क्या क्या चैलेंजेस इंडियन नेवी को 21st सेंचुरी में मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में इस पे पूरा एक आर्टिकल लिखा है। पहले तो मैं ये चाहूंगा ये आप जब ये पढ़ा दिया जाए क्वेश्चन लिखो तो ये आर्टिकल आप जरूर पढ़ो, बहुत ही ब्यूटीफुली रिटर्न है। अब हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा कैसे जाए। ठीक, तो सबसे पहले आप समझिए इंडियन ओशन के बारे में अगर बात करें तो इंडियन ओशन बीजीएस सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। 2/3 ऑफ द एनर्जी नीड्स यहां से पास होती है और इस इंडियन ओशन में एक बहुत फेमस हमारे पोर्चुगीज गवर्नर थे, उनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकाकी। अल्फांसो का कहना था वंस हु कंट्रोल द इंडियन ओशन कंट्रोल्स द वर्ल्ड। और पुर्तगाल अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू इस पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल करते थे। जब जब जिसने इंडियन ओशन को कंट्रोल किया है, यहां पर उसकी हेजेमनिक नेवी पावरफुल रही है, उसने वर्ल्ड को कंट्रोल करा है। चाहे 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी में अरब हो तो हमारे यहां चलता था कि करोड़पति होते हैं, उनसे भी जो पैसे वाले हैं वो अरबपति है, करोड़ों से भी ऊंचा है अरबपति। अरब्स ने कंट्रोल करा, अरब्स को रिप्लेस करा पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों को रिप्लेस करा आपको डच ने, और डच को रिप्लेस करा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और हम देखते हैं किस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इंडियन ओशन को कंट्रोल करके वर्ल्ड के अधिकांश कंट्रीज को कंट्रोल किया है, अधिकांश मैक्सिमम कंट्रीज को कॉलोनाइज करा है, चाहे उसमें कनाडा हो चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया हो। तो इंडियन ओशन इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूट है। अब समझिए इस स्ट्रेटेजिक रूट्स के कुछ चौक पॉइंट भी है। चौक पॉइंट मतलब जहां से ये कंट्रोल किया जाता है, यानी आप इस ट्रेड रूट इस इंडियन ओशन का कंट्रोल करें तो आप इंडियन ओशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है, पहला आपने सुना होगा स्टेट ऑफ मलक्का, सिंगापुर बैठा हुआ है यहां पर। फिर आपने सुना होगा बाबल मांडेव, उसके बाद रेड सी, नेक्स्ट गल्फ ऑफ एडन एंड ऑल द वे टू गल्फ ऑफ एडन के बाद स्विच कैनाल, गल्फ ऑफ एडन, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, बाबल मांडेव, रेड सी, स्विच कैनाल टू द मेडिटेरेनियन। तो स्विच कैनाल भी स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है, बाबल मांडेव भी स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज आल्सो द स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट जहां से कंट्रोल किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ओनली ओशन which is named after a country known as Indian Ocean, it must remain India's ocean। लेकिन आज हो क्या रहा है, जिबोटी, यहां पर जिबोटी अगर देखेंगे तो आप देखिए चाइना का नवल बेस है यहां पर। कल हम पढ़ रहे थे यहां पर फ्रांस तक का नवल बेस है।
यूके का नेवल बेस है। अब आप समझिए कि यहां पर फ्रांस क्या कर रहा है और इंडिया का नेवल बेस, यहां डियागो गार्सिया, चैगोस आर्किपेलागो पड़ता है इस जगह, यहां पर एक आइलैंड है डियागो गार्सिया। उस डियागो गार्सिया पर पहले यूके की सॉवरेन टेरिटरी थी, यूके ने उसे यूएसए को ट्रांसफर कर दिया, यूएसए अपना बेस बना के बैठा है इंडियन ओशन में। चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी एंड मैरीटाइम सिल्क रोड, क्या कहा मैंने, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी और मैरीटाइम सिल्क रोड के बेसिस पे डिफरेंट जगह मिलिट्री हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर बना रहा है, अब पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल कर रहा है। म्यांमार में आप कैकफ्यू ले लीजिए, बांग्लादेश की चितगांव की बात चल रही है, श्रीलंका के हम्बन टोटा में बार बार सबमरीन लाके डॉक कर देता है, पाकिस्तान का ग्वादर ले लीजिए, सूडान में पोर्ट सूडान ले लीजिए। तो इतने स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट्स को, इतने स्ट्रेटेजिक जगहों पर उसकी नेवी है। और इंडिया, तो पहला आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए इंडिया क्या कर रहा है। और अभी ये जो न्यूज आपकी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने पूरा आर्टिकल लिखा है, ये क्यों लिखा है, अभी क्या है, डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा हम सेकंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। तो आपको पूछना चाहिए पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, तो आप कहेंगे विक्रांत है, 2022 में कमीशन हुआ था। दूसरा हम बनाने जा रहे हैं आईएनएस विशाल, जो विक्रांत का ही सेकंड वर्जन है। तो लोगों ने पूछा कि भाई हम एक बात बताओ, आप एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, आज इसकी जरूरत है? जैसे मैं आपको बताऊं, एक कामिकाजे, क्या बोला मैंने, कामिकाजे ड्रोन है। ये कामिकाजे ड्रोन क्या करता है, इतना खतरनाक ड्रोन है ये कामिकाजे कि ये सुसाइडल ड्रोन है। इस पे बम लगे हुए होते हैं, किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर, किसी भी बेस पर ये जाता है, अपने आप को सुसाइड कर लेता है, बम फोड़ देता है। और ये रडार से डिटेक्टेबल नहीं है, इसका बहुत लो रडार सिग्नेचर है। तो जब दुनिया एआई, रोबोटिक्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड ड्रोन्स पे काम कर रही है, हम एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम कर रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। यूएसए, तो दिस इज कामिकाजे। तो इस आर्टिकल में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी, पर्टिकुलरली 21st सेंचुरी में हम नेवी को कैसे नेविगेट कर सकते हैं थ्रू द वाटर्स, और किस तरीके से नेवी की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं उसे बढ़ाया जा सकता है। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का क्वेश्चन है ये, और हम इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे लिखा जाए। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आप जब नेवी की बात करें तो सबसे पहले इसका राइजिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस बताइए। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिखते समय क्वेश्चन पढ़ना है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दोबारा पढ़िए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो पूछा गया है, एनालाइज द इवॉल्विंग रोल ऑफ इंडियन नेवी अमिड द शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ 21st सेंचुरी। साथ के साथ ये कहता है, हाउ हैज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस of the Indian Navy changed and what are the main drivers of this transformation। क्या मेन ड्राइवर है इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, क्या कौन से मेन ड्राइवर है। एसेस द हिस्टोरिकल, यानी पहले से जो चली आ रही हैं, एंड करंट चैलेंजेस, यानी अभी की समकालीन चैलेंजेस, क्या क्या समस्याएं हैं फेस बाय द इंडियन नेवी इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक, अब बताइए इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे आप, जल्दी से बताइए। यहां पर करंट अफेयर बेस्ड भी लिख सकते हैं कि कैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा सेकंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर दे आर गोइंग टू बी कमीशनड, आईएनएस विशाल, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बता सकते हैं किस तरीके से चोल के समय पर, ऐसा नहीं है हमारी इंडियन नेवी हमेशा वीक रही है, वीक तो नहीं है, डिस्पाइट हैविंग मैनी bottlenecks, Indian Navy is doing exceptionally well
मैं आपको बता दूं, और उसका रीजन है, आप बताइए, हमारी वॉर जो है कॉन्टिनेंटल रही अभी तक। कभी हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं 1948-49 में, फिर पाकिस्तान से 1965 में लड़ रहे हैं, 62 में चाइना से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से 71 में लड़ रहे हैं, फिर कारगिल लड़ रहे हैं 1999 में। तो आप बताइए, हमारी प्रॉब्लम पहले कॉन्टिनेंटल ज्यादा थी, लेकिन इस कॉन्टिनेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने नेवी को नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन हमें यह समझना चाहिए, आगे की जो जनरेशन 21st सेंचुरी है, ये ब्लू वाटर की इकॉनमी है, ब्लू वाटर की जनरेशन है। ब्लू वाटर मतलब ओशियनिक वाटर। आज हमने लैंड पे रिसोर्सेस खत्म कर दिए हैं। द रिसोर्सेस वी आर लेफ्ट विद इज इन ओशन, चाहे पॉलीमेडेलिक नोड्यूल हो, चाहे ब्लू इकोनॉमी में फिशरी डेवलपमेंट हो, यानी फूड सिक्योरिटी, चाहे आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स हो, गैस हाइड्रेट्स जिन्हें कहते हैं। तो रिसोर्सेज वी आर लेफ्ट विद इज इन ओशन। तो ओशन को डेवलप करना बहुत जरूरी है। 7500 की यानी 7500 किलोमीटर की से ज्यादा की कोस्ट लाइन है हमारी। दैट्स वाई वी आर नोन एज पेनिनसुला। 7500 से ज्यादा किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। उस कोस्ट लाइन को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है, और इसके कारण प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहले आप देखो, इस पेनिनसुलर इंडिया में सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। आज पुणे चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, अफीम, गांजा, हसीस, ये सब मिलेगा आपको। क्यों? ये पेनिनसुलर इंडिया से वाया ओशियनिक ट्रेड आ रहा है। आर्म्स स्मगलिंग 26/11 एक प्रूफ एग्जाम्पल है किस तरीके से नेवी को नेग्लेक्ट करना हमारी जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी है उसके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। 2008 में हुआ था मुंबई अटैक, और वो कहां से हुआ? ओशन से। कहां से आया वो लड़का? ओशन से। हम सोच रहे थे कश्मीर बॉर्डर सील करेंगे। तो ये 21st सेंचुरी का लैंडस्केप चेंज हो गया है। हमारी गवर्नमेंट लेके आई प्रोग्राम सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। इसमें हमने कहा था कि हम पोर्ट्स का डेवलपमेंट करेंगे। किसका? पोर्ट्स का डेवलपमेंट। और ये चाइनीज मॉडल है। चाइनीज ने क्या करा? शेंजन जैसे एरिया को डेवलप किया और उसे हिंटरलैंड यानी गांवों से कनेक्ट किया। तो गांवों से रिसोर्सेस आते हैं और बड़ी बड़ी पोर्ट सिटी पे आकर असेंबल होते हैं, और ये असेंबल होकर पूरी दुनिया में ट्रेड होता है इसका। हमने यही मॉडल अपने मॉडल में लगा दिया जिसे कहते हैं सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? जो लिटोरल छोटे छोटे देश हैं जैसे मॉरिशस, मालदीव तो अब चाइना की गोद में बैठा है, लेकिन फिर भी मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड, इनके भी पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, अपने भी पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं। सागर में ही सागर माला है यानी पोर्ट्स का डेवलपमेंट, और उसे हिंटरलैंड से कनेक्ट कर रहे हैं, भारत माला है। यानी जो रोड बन रही है पोर्ट टू विलेजेस एंड पोर्ट सिटी टू अनदर सिटी इज भारतमाला। सागरमाला एंड भारतमाला। लेकिन प्रॉब्लम है, जिस स्पीड से चाइना में काम चला था, जिस स्पीड से चाइना में यह प्रोजेक्ट राइज करा था, इंडिया नहीं कर पाई, ना इंडिया कर पा रही है। अब तो समझिए, इंडियन नेवी की हम बात कर रहे हैं, तो इंडियन नेवी के लिए क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। तो पहले क्या करें, आप करंट अफेयर्स लिख दें। रिसेंट डेवलपमेंट इज योर इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेवी की कैपेबिलिटी है वो बताएं, इंडियन नेवी ने क्या क्या काम किया। तो आप बताइए, आज गल्फ ऑफ एडन में पायरेसी एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई है। सोमालियन पायरेट्स, एक समय पर पायरेट्स ऑफ कैरिबिया होते थे, कैरिबियन होते थे, आज पायरेट्स ऑफ इंडियन ओशन हो गए हैं। गल्फ ऑफ एडन में इनकी बहुत ज्यादा पायरेसी बढ़ गई है। तो इंडिया इज प्रोवाइडिंग सिंड्रेला सर्विसेज, ये एंटी पायरेशन ऑपरेशन चलाती है। ये हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन।
We have done successful anti-piracy operation even in Western Arabian Sea as well as Gulf of Aden, demonstrating our Indian Navy ambitious regional profile. इंट्रोडक्शन हो गया, अब प्रॉब्लम्स लिख देते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें से इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना, स्क्रिबल करना इंट्रोडक्शन, कुछ कुछ पॉइंटर्स सबके लिख दिए हमने। आगे चले, नेक्स्ट हम अब दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, ये देखिए। तो ये पूछ रहा है, आ जाइए जल्दी से, हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट, हाउ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द नेवी चेंजेस एंड व्हाट आर द हिस्टोरिकल एंड करंट चैलेंजेस। तो हम क्या करते हैं, इधर आइए, सबसे पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड चैलेंजेस लिखते हैं। अब यहां पे हिस्ट्री बताइए, मेन बॉडी आ गई, हिस्ट्री से चालू करते हैं। तो स्टार्ट करिए चोलों के समय से और बताइए कैसे चोल के समय पर बे ऑफ बंगाल को चोलन पूल कहा जाता था। राजेंद्र चोल तो श्री विजय इंडोनेशिया तक जीत आए थे। एंटायर साउथ ईस्ट एशिया को इंडिया ने कॉलोनाइज कर दिया था चोलों के समय पर। चोल से आइए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिशर्स के समय थे, उनका भी कहना था कि हमें इंडिया की जो लोकेशन है वो वेस्ट और ईस्ट एशिया के बीच में है, यहां अगर नेवी स्ट्रांग होगी तो वो सिक्योरिटी एंड पीस पूरे रीजन को दे सकती है। तो लॉर्ड कर्जन की बात करिए। फिर केएम पानीकर का व्यू लिख सकते हैं आप। केएम पानीकर बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं। तो केएम पानीकर ने लिखा है कि इंडिया जब ब्रिटिशर्स थे तो इंडियन नेवी डोमिनेट करती थी इंडियन ओशन में। हमने वही ब्रिटिश डोमिनेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्यों बरकरार नहीं रखा? वाई शुड नॉट इंडिया इनहेरिटेड द नवल पावर ऑफ ब्रिटिशर्स? हमने क्यों नवल को मॉडर्नाइज नहीं किया? तो केएम पानीकर आ गए। उसके बाद आप नेहरू एरा से स्टार्ट करिए। तो बताइए कि नेहरू जो थे मोस्टली वो ग्लोबल जो इश्यू है उन पे ज्यादा फोकस किया उन्होंने, इंडियन नेवी पे कम फोकस रहा। फिर 1971 फिर आ जाइए 1962 और लिखिए 1962 में डिबैकल हुए, यानी हमें पीछे हटना पड़ा। 1962 में इंडिया चाइना जो बॉर्डर स्कर्मिसेस है, बॉर्डर डिस्प्यूट है 1962 का 1962। फिर बताइए कैसे 1971 में जब यूएसएस एंटरप्राइज यानी टास्क फोर्स 74, क्या कहते हैं टास्क फोर्स 74, हमारे इंडियन ओशन के बे ऑफ बंगाल में आकर वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आई थी इंडिया से लड़ने। यूएस का एंटरप्राइज, यूएस ने अपना पूरा युद्ध पोत भेजा था हमारे अगेंस्ट, और रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन थी। तो रशिया ने हमें आके बचाया। कब तक रशिया बचाएगा? हमने अपनी नेवी कैपेबिलिटीज पे फोकस ही नहीं करा। तो पोस्ट 1970s हमने थोड़ा नेवी पे ध्यान देना चालू करा। एवरीवन, इवन आपको पता है हमने मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस करा। कैक्टस से पहले ऑपरेशन लाल डोरा, जिसमें सक्सेसफुल हमने मिलिट्री कू मतलब जो मिलिट्री थी वो सरकार को ओवरथ्रो कर रही थी। आगे आते हैं सन 1990s से, सन 1990s ऑनवर्ड। सन 1990s अगर देखा जाए तो फिर 1990s से सन 2000 तक नेवी पर फिर दोबारा नेग्लेक्ट रहा। हमने नेवी पे फोकस नहीं करा। और फिर आए हम सन 2000 के बाद, जो नेवी की कैपेबिलिटीज को हमने फिर दोबारा न्यू सिरे से स्टार्ट करा। और यह भी हुआ 26/11 के बाद, सन 2008 के बाद, जब ने नेवी को मॉडर्नाइज करने की सोची। तो दिस इज योर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। देखिए जो क्वेश्चन पूछा है वही लिखना पड़ेगा आपको। पूछा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड कंटेम्पोररी कंटेक्स्ट। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ये लिख दिया हमने बताया कि जिस तरह से 1965 वॉर में जब पाकिस्तान से वॉर हो रहा था तो रावलपिंडी, बीजिंग और जकार्ता इंडोनेशिया, बीजिंग चाइना, रावलपिंडी पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर है। तो इसका एक नेक्सस था। और किस तरह से अंडमान और निकोबार आइलैंड हमसे छीन लेना चाहते थे ये नेक्सस। सुकोन्ने थे यहां पे प्रेसिडेंट जकार्ता में, और चाइना के कहने पर वो अटैक करने वाले थे हमारे अंडमान निकोबार के, क्योंकि आर नेवी इज नॉट सो पावरफुल।
तो ये सारे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बता दीजिए, आप बता देंगे, लिखा हुआ है यहां पर, ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बता देना है। मैं सारा एक स्क्रिबल करके बता दिया आपको, ठीक है। अब आए आगे, अब ये सब बता दिया है, ये लिखा है किस तरह से 1971 में हमारे को किसने सपोर्ट किया, रशिया। चलिए, करंट चैलेंजेस, करंट चैलेंजेस हमारे लिए क्या है, हम आज भी कॉन्टिनेंटल फोर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आर्मी पर। वी आर नॉट मॉडर्नाइजिंग द मैरीटाइम फोर्स, यहां हमें मैरीटाइम फोर्स को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। हमारे पास 2 इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें एक ही कमीशन्ड है, दूसरा अब आएगा, तो वी हैव टू मॉडर्नाइज आवर नेवी, अदरवाइज इंडियन ओशन इज ओनली रिमेन इंडियन ओशन विदाउट इंडियाज ओशन, दिस इज द प्रॉब्लम। फर्दर, चाइना ऑलरेडी हमारे दरवाजे पे बैठा है थ्रू स्टिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, थ्रू मैरीटाइम सिल्क रोड। इसका भी वर्णन करिए आप कंटेम्पोरेरी कंटेक्स्ट में, यानी करंट कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट आप बताइए किस तरीके से मॉडर्न हर्डल्स है, जैसे आप पायरेसी लिखिए यहां पर, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस लिखिए। इंडियन नेवी एक ऑपरेशन करती है जिसका नाम है हैडर, क्या नाम है, हैदर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ, हैदर ऑपरेशन करती है। तो लिखिए किस तरह से डिजास्टर प्रोन एरिया है, तो इंडियन नेवी का एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी है। ये मॉडर्नाइजेशनल हर्डल्स है, इसमें क्या क्या लिखेंगे, पायरेसी, डिजास्टर एंड सिक्योरिटी एंड पीस इन द रीजन, सेफ पासेस ऑफ सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, SLOC ये लिखेंगे, प्रोटेक्टिंग आर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये लिखेंगे। ये सब क्या हो गए, मॉडर्नाइजेशन हर्डल। नेक्स्ट मॉडर्न हर्डल क्या है, हर्डल का मतलब प्रॉब्लम क्या है, फिस्कल। मैक्सिमम पैसा आर्मी को जाता है, जबकि हमें नेवी के लिए रिसोर्स डाइवर्ट करने की भी जरूरत है, फर्दर रिसोर्स ज्यादा देने की जरूरत है एज कंपेयर टू नेवी। तो वी हैव टू डू द नेवल एक्सपेंशन, तो ग्रोथ के साथ साथ नेवल एक्सपेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रिमेन अ डिफिकल्ट चैलेंज फॉर अस कि कहां खर्चा करें, एवरीवन। तो ये मॉडर्न चैलेंजेस है। अब फ्यूचर क्या है, यानी ऑप्टिमिज्म में आपको बताना है, आंसर एंड जो करेंगे ऑप्टिमिज्म में करेंगे, यानी कंक्लूड करके। तो क्या क्या बताएंगे कि हमारी प्रोफाइल, नो डाउट हमारी प्रोफाइल बढ़ रही है, हम हैदर ऑपरेशन करते हैं, हम क्वाड के मेंबर हैं। एक एक्सरसाइज होती थी मालाबार, आज उसको क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दिया गया है। और क्वाड मिलिट्री का मतलब क्वाड नवल है यहां पर, जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया आकर इंडो पैसिफिक में एक्सरसाइज करता है और चाइना को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता है। लिखो उस बात को, स्ट्रेटेजिक बैलेंस किस तरह से चाइना, जो आपका साउथ चाइना सी है उसमें डोमिनेंस बना रहा है, जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो इस साउथ चाइना सी से बॉर्डर रखती हैं उन सबको डराता है, जैसे फिलीपींस हो गई, जैसे वियतनाम हो गया। तो यहां पे 9 डैश लाइन की बात करिए। 9 डैश लाइन क्या है, साउथ चाइना सी में जो चाइना का हिस्टोरिकल क्लेम है, इट इज नोन एज 9 डैश लाइन, उसकी बात करिए। रीजनल कॉपरेशन की बात करिए, ये छोटे छोटे लिटोरल नेशन है, सीचल्स, मालदीव, चागोस आर्किपेलागो, इन छोटे छोटे जो लिटोरल नेशन है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर सके। इनके पास अपनी खुद की नेवी नहीं है, और खुद की नेवी नहीं है तो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जिम्मा भी किसके पास है, इंडियन नेवी के पास। और दूसरी चीज आप ये भी लिखिए कि ये इतने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है कि ये सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के
बीच में आते हैं, इन्हीं से सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पास होता है। इन लिटोरल नेशन के बारे में लिखिए एवरीवन। फिर मॉडर्नाइजेशन की बात करिए कि हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है न्यू टेक्नोलॉजी में, जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स, डीजल सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, एक्टिव सर्विलांस मैकेनिज्म, जिससे कि हम इंडियन ओशन पे सर्विलांस रख सके, एक्टिव सर्विलांस मैकेनिज्म, इन सब को लिखिए ऑन गोइंग मॉडर्नाइजेशन में एवरीवन। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। लिख देंगे आंसर, लिख के दीजिए जल्दी।